आज हम पढ़ेंगे मेंटल हाइजीन के बारे में। साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेंटल हाइजीन यानी मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हाइजीन के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने से पहले उसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं कि यह जो मानसिक स्वास्थ्य होता है यह व्यक्ति के व्यवहार से व्यक्त होता है। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका व्यवहार भी संतुलित होता है, और यदि मानसिक स्वास्थ्य विकारपूर्ण है, स्वस्थ नहीं है, तो व्यवहार भी प्रभावित होता है। व्यक्ति का व्यवहार जिसके अंतर्गत शरीर और उसका मस्तिष्क जो है एक ही दिशा में एक साथ कार्य करते हैं, उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसकी क्रियाएं जो है वो सभी एक ही उद्देश्य के साथ सम्मिलित रूप से कार्य करती है, तो यह मानसिक स्वस्थता की निशानी होती है। और यह एक गतिशील धारणा होती है। इसके अंदर जो व्यक्ति होता है अपना कार्य करने के बाद उसे संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है, और इस संतोष और आनंद में उसके व्यवहार के द्वारा, संतुलित व्यवहार के कारण उसके समाज का, उसके आसपास के वातावरण का और उसके साथ के लोगों का सहयोग भी शामिल होता है। साथ ही वातावरण के साथ उसकी समायोजन क्षमता भी सम्मिलित होती है। और अब हम समझते हैं कुछ परिभाषाओं को जो मेंटल हाइजीन को और ज़्यादा डिफाइन करती है। सबसे पहले लेडेल की परिभाषा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। Mental health means the ability to make adequate adjustments to the environment on the plane of reality। यानी मानसिक स्वास्थ्य वह होता है जहाँ पर व्यक्ति की जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, जो उसकी वास्तविकता है, उसके धरातल पर वह अपने आसपास की परिस्थितियों से, आसपास के लोगों से, आसपास के वातावरण, चाहे वह भौतिक वातावरण हो, वहाँ से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित कर सके, समायोजन स्थापित कर सके, वह मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। एक दूसरी परिभाषा हम और देखते हैं जो है कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। इन्होंने बताया कि दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता, यानी इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। हमारे दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं में हमारे आसपास का वातावरण भी शामिल है, वहाँ की घटनाएं, वहाँ के लोगों के विचार, वहाँ के क्रियाकलाप भी शामिल है। तो उनकी वजह से दैनिक जीवन में भावनाएं जो हमारी है, इच्छाएं हैं और हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी ज़रूरतें और हमारे सपनों को लेकर के, और हमारे जो आदर्श हमारे जीवन में हैं, उन सभी में एक संतुलन बनाए रखने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य होती है। और इसका साधारण सा अर्थ इन्होंने बताया है कि जीवन की जो वास्तविकताएं हैं उनका सामना करने और उनको उसी स्थिति में स्वीकार करने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करता है। यहाँ हमने दो परिभाषाएं देखी, लेडेल की और कुप्पुस्वामी की, जो बहुत ही प्रचलित परिभाषाएं हैं। इनमें एक चीज़ हमने कॉमन देखी है, वो ये है कि दोनों ही परिभाषाएं हमें यह बताती कि मानसिक स्वास्थ्य वह स्वास्थ्य होता है, वह आदर्श स्वास्थ्य होता है मस्तिष्क का, जिसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित करता है, वास्तविकता में जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करने के लिए सहजता से तैयार रहता है या उनको स्वीकार करने की योग्यता रखता है। तो ये हो गया मेंटल हाइजीन का एक साधारण सा परिचय और कुछ परिभाषाएं। अब हम चलते हैं मेंटली हेल्दी जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सबसे पहली विशेषता है वह है सहनशीलता, टॉलरेंस। तो जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें सहनशीलता भी होती है। उन्हें अपने जो जीवन में निराशाएं मिलती है या कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां जो मिलती है तो उनके प्रति वे सहनशील रहते हैं, धैर्य के साथ उनका सामना करते हैं और बिना किसी कष्ट की अनुभूति किए वे उन निराशाओं को सहन कर जाते हैं और उनसे वापस बाहर भी निकल जाते हैं। दूसरा बिंदु है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस।
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, उसे पूरी तरह से भरोसा होता है अपने आप पर कि मुझ में ये योग्यता है या काबिलियत है कि मैं किसी भी प्रकार की जो मुश्किलें हैं उन्हें मैं हल कर सकता हूँ या मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। और उसे ये भरोसा होता है कि कोई भी कार्य अगर उसे करना है, उसे करने के लिए दिया जाता है तो वो कौन सी अच्छी विधि से कर सकता है, अच्छे तरीके से उसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है और अपनी ही कोशिशों से वह आगे पहल करके समस्याओं का सामना करता है और उसका समाधान भी करता है। तो आत्मविश्वास का लक्षण भी मेंटली हेल्दी व्यक्तियों का एक प्रमुख लक्षण होता है। और अब हम देखते हैं तीसरी विशेषता एक मेंटली हेल्दी पर्सन में होनी चाहिए, वह है जीवन दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो मेंटली हेल्दी होते हैं उनका जो जीवन दर्शन भी एक निश्चित प्रकार का होता है और संसार में जब वे रहते हैं तो उनके उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ उनके कर्तव्य होते हैं तो वे उनसे दूर नहीं भागते हैं बल्कि उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। तो अपने दैनिक कार्यों को भी वे पूरे उद्देश्य के साथ करते हैं, पूरे अर्थ के साथ करते हैं और उनका जो जीवन दर्शन जो होता है वो उन्हीं के संसार से, उन्हीं के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों से जुड़ा हुआ होता है। तो मेंटली हेल्दी व्यक्ति का एक निश्चित जीवन दर्शन भी होता है। और फोर्थ पॉइंट है संवेगात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी। मेंटली हेल्दी व्यक्ति होते हैं उनका जो संवेगात्मक उनमें परिपक्वता पाई जाती है, यानी कि जो संवेग होते हैं, संवेग जैसे कि क्रोध है, भय है, ईर्ष्या है, प्रेम है, तो इस तरह के संवेगों की अतिरेकता इनमें नहीं पाई जाती है। संवेगों को जहाँ नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर ये बड़ी ही सफलता से और आराम से संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं और व्यवहार को संतुलित बनाए रखते हैं। और संवेगों को किस प्रकार से और किस समय में व्यक्त करना होता है ये भी इनको अच्छी तरीके से आता है। और जब भय आता है या क्रोध आता है या कोई चिंता होती है तो उससे ये विचलित नहीं होते हैं, अस्त व्यस्त भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो मेंटली हेल्दी व्यक्ति होते हैं उनमें एक संवेगात्मक परिपक्वता भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण का ज्ञान यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसे व्यक्ति जो मेंटली हेल्दी होते हैं उनमें वातावरण का और वातावरण से जो जुड़ी हुई शक्तियाँ होती हैं उनका बहुत अच्छे से ज्ञान होता है और इस ज्ञान की वजह से ही उनमें एक दूरदृष्टि पाई जाती है जिसकी वजह से वे फ्यूचर की प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, सोच विचार से कर सकते हैं, अपने विवेक से कर सकते हैं और जो कि अपने जीवन की वास्तविकताएं हैं, रियलिटी है, उसका भी वे सही ढंग से सामना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जीवन की जो वास्तविकताएं वे हमेशा अच्छी ही हों, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उस वक्त भी वे अपने व्यवहार को संतुलित बनाए रख करके उस दौर को समझ और सूझबूझ के साथ गुजार करके वापस स्थितियों को संतुलित कर लेते हैं। सामान्य परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, ये अपने एक संतुलित व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो वातावरण के साथ सामंजस्य का इनमें बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामंजस्य की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट। ऐसे व्यक्ति जो मेंटली हेल्दी होते हैं, सामंजस्य की योग्यता, ऐसे व्यक्ति जो मेंटली हेल्दी होते हैं यानी कि जो दूसरों के विचारों को भी समझ सकते हैं, दूसरों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनको समझ करके उनका हल भी उन्हें बता सकते हैं। और इसके अलावा जो उनके बाह्य एनवायरनमेंट है, चाहे वो भौतिक रूप का एनवायरनमेंट है, चाहे वो मानवीय पहलू का एनवायरनमेंट है, चाहे वो भावनात्मक है, तो वो उन सभी चीज़ों को समझ करके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, उनमें एक सामंजस्य स्थापित करके अनुकूल परिस्थितियां बना लेते हैं। जब व्यक्ति मेंटली हेल्दी होता है तो उनमें आनंद की अनुभूति ज़्यादा होती है। वे किसी भी कार्य को सूझबूझ के साथ, सामंजस्य के साथ और विवेक के साथ करते हैं तो जो कार्य संपन्न होता है तो उनमें एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में निर्णय करने की
योग्यता। तो निर्णय करने की जो योग्यता है, एबिलिटी टू डिसाइड। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो मेंटली हेल्दी होते हैं, उनमें निर्णय करने की जो योग्यता हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। त्वरित निर्णय करते हैं, समस्याओं पर केंद्रित हो जाते हैं वे, और जो जड़ है वहाँ पहुँच जाते हैं, और किस प्रकार से समस्या का हल करना है या किस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना है, इसका त्वरित निर्णय वे करने की उनमें योग्यता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वास्तविक संसार में निवास करना, लाइफ इन रियल वर्ल्ड। जैसा कि हमने मेंटल हाइजीन का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने दोनों परिभाषाएं पढ़ी थी। दोनों में हमने देखा था एक चीज़ कॉमन थी कि वास्तविकता से जो परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, वह मेंटली हेल्दी व्यक्ति होते हैं, उनमें मेंटल हाइजीन पाई जाती है। तो ये एक प्रमुख गुण है कि जो वास्तविक संसार है उसमें वह निवास करे, ना कि कल्पनाओं में ही खोया हुआ रहे। जो चीज़ें उसके पास में है, जो लोग उसके साथ में है, या जो एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकल भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तो उसके साथ वे रहते हैं और उसको अपने अनुकूल बनाने का या अपने आप को उनके अनुकूल बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, ना कि वे काल्पनिक संसार में बने रहते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वह है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना, अटेंशन टू फिजिकल हेल्थ। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है उस पर पूरी तरह से ध्यान देता है। स्वस्थ रहने के लिए वह जो नियमित जीवन यापन करता है, उसके अंदर वह योग भी करता है और व्यायाम भी करता है, साथ ही अपने भोजन पर भी ध्यान देता है, न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देता है, पर्याप्त नींद लेना, और जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है और रोगों से सुरक्षा के संबंध में सतर्कता, सजगता इत्यादि सभी बातों का ध्यान रखता है, और ये सभी बातें उसकी आदतों में शामिल होती है। तो मेंटली हेल्दी व्यक्ति का ये भी एक प्रमुख गुण है कि वह शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग होते हैं। नेक्स्ट है आत्म सम्मान की भावना, सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो मेंटली हेल्दी होते हैं, उनमें आत्म सम्मान की भावना पाई जाती है। वे अपना महत्व और अपनी योग्यता को अच्छी तरीके से समझते हैं, और इसी तरीके से वे दूसरों से आशा भी करते हैं, और दूसरों के साथ भी वे उसी तरह का उचित व्यवहार भी करते हैं। अब आता है व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। तो व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना में सेंस ऑफ पर्सनल सेफ्टी। ऐसे व्यक्ति में यह जो भावना होती है, यह प्रबल रूप से पाई जाती है। वह अब एक समूह बनाए हुए रखता है, उस समूह के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और वह जानता है कि वह जो समूह है वह भी उससे प्रेम करता है और उसकी ज़रूरत है, और स्वयं उसी को भी समूह के प्रेम की और उसकी सहायता की ज़रूरत महसूस होती है। तो वह व्यक्तिगत सुरक्षा की भावनाओं के तहत समूह में बने रहते हैं। और आत्म मूल्यांकन की क्षमता, इनमें कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, आत्म मूल्यांकन की जो क्षमता होती है, यह भी मानसिक स्वस्थ व्यक्तियों में अच्छी तरीके से पाई जाती है। ये क्षमता उनमें कूट के भरी होती है। उन्हें अपने गुण और दोषों, विचार और इच्छाओं का अच्छी तरीके से पता होता है। उन्हें पता होता है कि हम में क्या क्वालिटी है और कौन कौन से पॉइंट उनके वीक हैं। तो ये निष्पक्ष रूप से अपना मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन करते हैं कि मुझ में क्या कमी है और मुझ में क्या अच्छी बात है, मेरे विचार किस तरीके से हैं और मेरी क्या इच्छाएं हैं। उचित और अनुचित का निर्णय भी वह निष्पक्ष होकर के स्वयं के साथ कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है साहस का, करेज। मेंटली हेल्थी जो व्यक्ति होते हैं उनमें पर्याप्त साहस पाया जाता है। किसी भी प्रकार के जो नवीन कार्य करने होते हैं उनमें वह पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे साहस के साथ करने में जुट जाता है, और यदि परिणाम
लगता है कि बहुत प्रतिकूल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपना कार्य करना छोड़ता नहीं है और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुरूप वह ढाल लेता है। तो इस प्रकार से इनमें साहस भी पाया जाता है। अनुशासन, लास्ट पॉइंट है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। जो मेंटली हेल्दी यानी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्ति होते हैं उनमें एक अनुशासन पाया जाता है। उनके रहन सहन का ढंग है, उनका व्यवहार है, व्यक्तित्व है, उनकी जो दैनिक दिनचर्या है, कार्य करने की शैली होती है, उनकी रुचियां अभिरुचियों को किस प्रकार से उन्हें करना है और किस प्रकार से उनकी भावी योजनाएं बनानी है, किस प्रकार से उनको क्रियान्वित करनी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी या जो चीज़ें पर्याप्त जो उन्हें प्राप्त है उन्हीं के आधार पर उन्हें आगे बढ़ना है। वास्तविकताओं से कोरिलेट करते हुए उन्हें अपने सभी कार्य करने हैं। और इसी तरह का अनुशासन का प्रमुख गुण भी मेंटली हेल्दी व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो ये हमने अभी पढ़े जो मेंटली हेल्दी व्यक्ति होते हैं उनमें कौन कौन से जो गुण होते हैं वो हमने यहाँ पर देखे। अब हम देखते हैं कि जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं मेंटली हेल्थ जो होता है कंडीशन, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम चाइल्ड की जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक और उसके अलावा टीचर की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है वंशानुक्रम का प्रभाव। तो जब बालक का जिस वंश में वह जन्म लेता है वहाँ के संस्कारों में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उसकी परवरिश होती है, वह पलता है, बढ़ता है। यदि उसका वंशानुक्रम ही दोषपूर्ण होगा तो मानसिक जो निर्बलता है, एक मानसिक अस्वास्थ्य जो है और स्नायु संबंधी रोगों को वह शुरुआत में ही प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण वह समायोजन में कठिनाई प्राप्त करता है और भविष्य में आगे बढ़ करके भी वह विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने में अपने आप को असफल महसूस करता है। तो वंशानुक्रम का प्रभाव भी बच्चे की मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव, ये पॉइंट है। तो शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वह मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा, स्नायु स्वस्थ नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के जो व्यवहार में या परिस्थितियों से सामंजस्य करने में मुश्किलें आएगी और वह कठिनाई का अनुभव करेगा। अब आता है शारीरिक दोषों का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल डिफेक्ट्स। शारीरिक दोष भी असमायोजन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों के अंदर शारीरिक दोष या तो जन्मजात हो सकते हैं या फिर किसी दुर्घटनावश हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हीन भावना होने के कारण वह नॉर्मल बच्चों की तरह जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं कर पाते हैं और समायोजन में कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो शारीरिक दोष भी बच्चे के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। समाज का प्रभाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाला, बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है। समाज का अभिन्न अंग होता है एक बच्चा और उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है, स्वाभाविक है। यदि समाज का संगठन ही दोषपूर्ण होगा और जिस समाज में वह पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उस सभी का प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत रूप से पड़ेगा। यदि समाज का संगठन आदर्श रूप से अच्छा है तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आदर्श होगा, लेकिन दोषपूर्ण है तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि समाज के अंदर झगड़े देखने को मिलते हैं या किसी प्रकार का संघर्ष है या राजनीतिक कुछ दांवपेच देखने को मिलते हैं, और कुछ धनी वर्ग भी ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा बड़ी ही संकीर्ण होती है, स्वार्थी प्रवृत्ति की होती है, और कुछ निर्धन वर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें आधारभूत
अतिरिक्त जो आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। और इसके अलावा जाति प्रथाएं होती है, जैसे ऊंच नीच, अस्पृश्यता की जो भावनाएं होती है, व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी कुछ प्रभाव हो सकते हैं, या ऐसे समाज जहां बच्चों को स्वतंत्रता का नितांत अभाव होता है, उन्हें बंदिशों में रखा जाता है। तो इस प्रकार की ये जो सभी सामाजिक ढांचे हैं, ये अलग अलग प्रकार से बालकों में मानसिक तनाव उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो विकास जो है वह अवरुद्ध होता है, और ये बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है। अब आता है परिवार का प्रभाव। परिवार का जो प्रभाव है उसमें हम देखते हैं कि परिवार का विघटन। परिवार जो होता है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में कई प्रकार से प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है। यदि परिवार का विघटन हुआ हो फैमिली में, तो इस तरह के जो परिवार होते हैं उसमें बच्चे में अलग तरह का मानसिक विकास होता है, उसमें असमायोजन बहुत अधिक पाया जाता है, उग्रता या हीन भावना देखी जाती है, सदस्यों में भी अलगाववाद या अकेलेपन की भावना जो होती है वो प्रबल रूप से पाई जाती है। और परिवार का अनुशासन, यदि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है, उनको छोटी छोटी बातों के लिए डांटा जाता है और हर एक छोटी चीज़ के लिए अनुशासन में रख करके उन्हें उनकी परवरिश की जाती है। तो और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ बहुत अधिक लाड प्यार के साथ उनकी हर इच्छाएं पूरी की जाती है, बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह के दोनों तरह की कंडीशन में बच्चे में आत्महीनता की भावना आ जाती है, हीन भावना का शिकार हो जाता है, तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से परिवार का अनुशासन भी अति और कम दोनों परिस्थितियों में बच्चे के मेंटल हेल्थ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। निर्धनता, परिवार यदि निर्धन है, गरीब है, तो बच्चे की जो मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, या फिर वह दूसरे बच्चों की उन अच्छी परिस्थितियों को देखते हुए उनमें स्वयं में ईर्ष्या या उग्रता, कठोरता आ जाती है और बच्चे हीनता का भी शिकार हो जाते हैं, असुरक्षा की भावना भी उनमें आ जाती है। और लंबे समय तक ऐसी परिस्थिति चलती रहे तो कुछ बच्चे संवेदनशील होते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास की अति कमी देखने को भी मिलती है। तो इस प्रकार से निर्धनता भी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। परिवार का संघर्ष, परिवार के सदस्य खासकर उनके माता पिता, उनमें जो आपस में संघर्ष होता है तो उसका बहुत अधिक दूषित प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माता पिता में यदि संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में समायोजन की कमी देखने को मिलती है, उनके व्यवहार में उग्रता, क्रोध, भय, इस तरह का जो संवेग होते हैं उनकी अतिरेकता देखने को मिलती है। व्यवहार, कुछ माता पिता, जैसा कि हमने अनुशासन में पढ़ा कि अनुशासन की जहाँ कमी होती है, यानी बच्चों को बहुत अधिक लाड प्यार किया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चों से बहुत अधिक समय तक दूर रहते हैं, उन्हें प्रेम, सुरक्षा दे ही नहीं पाते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में जो बच्चा होता है उसका समायोजन में कमी आ जाती है, उसका व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो इस कारण से भी उनमें एक घृणा का विकार उत्पन्न हो जाता है और मानसिक जो स्वास्थ्य है वह प्रभावित हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने विषय अभी देखा, परिवार का प्रभाव जो कई प्रकार से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। परिवार का विघटन, अनुशासन, निर्धनता, संघर्ष, व्यवहार, जहाँ व्यवहार की अतिरेकता होती है या बहुत अधिक कमी होती है तो वहाँ मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। और अब हम देखते हैं फैक्टर है विद्यालय का प्रभाव। तो विद्यालय का प्रभाव भी कई तरीके से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जैसे वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा है, यदि वहाँ पर बच्चों को सम्मान किया जाता है, उनकी रुचियों के अनुसार, अभिरुचियों के अनुसार, उनकी इच्छाओं का दमन नहीं किया जाता है, रुचियों के अनुसार बढ़ने के उन्हें बहुत सारे अवसर मिलते हैं
और इसके अलावा उनके जो करिकुलम है या को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है उनकी क्षमताओं और दक्षताओं के अनुसार आयोजित की जाती है, तो ऐसा बच्चे का जो मेंटली हेल्थ का जो विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि उनका सम्मान नहीं किया जाता है, उनकी इच्छाओं का दमन किया जाता है या उनकी रुचि अभिरुचियों का ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चों की जो क्षमताएं होती है, जो दक्षताएं होती है, उनके अकॉर्डिंग उनका करिकुलम नहीं है, उनके शिक्षण नहीं करवाया जाता है, तो बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है वह असंतुलित हो जाएगा। तो विद्यालय के वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर। पाठ्यक्रम, हम देखते हैं कि विद्यालयों में जो बच्चों का पाठ्यक्रम करिकुलम जो होता है, एक क्लास के सभी बच्चों का करिकुलम एक जैसा ही होता है, जबकि क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक जैसे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होते हैं। हर एक बच्चे में अलग प्रतिभा होती है, अलग क्षमताएं होती है और सीखने की अलग दक्षताएं भी होती है। लेकिन पाठ्यक्रम एक समान होने के कारण कुछ बच्चे उन्हें अधिक शीघ्रता से, प्रतिभावान होते हुए भी अधिक शीघ्रता से सीख लेते हैं और उन्हें और अधिक सीखने की चाह होती है, लेकिन उन्हें वह करिकुलम नहीं मिल पाता है। जबकि कुछ बच्चे बेहद उस क्षमता के नहीं होते हैं, बल्कि बिलो लेवल के बच्चे होते हैं, लेकिन उनके लिए पाठ्यक्रम थोड़ा जटिल होने के कारण वे उस लेवल को सीख नहीं पाते हैं। तो अधिक प्रतिभावान है या कम प्रतिभावान है, बिलो लेवल के बच्चे हैं, तो उन दोनों के लिए अगर एक समान पाठ्यक्रम दिया जाए तो दोनों बच्चे, दोनों तरह के बच्चे उसे एक ही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यदि पाठ्यक्रम दोषपूर्ण हुआ तो ये दोनों तरह के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, चाहे वे बिलो लेवल हो, चाहे वे प्रतिभावान हो। अब आता है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां किस प्रकार की है, इससे भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम जो परंपरागत है या मनोवैज्ञानिक नहीं है, जो चाइल्ड पेडागोजी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई जा रही है और रटंत विद्या के अनुसार ही बच्चे को पढ़ाते जा रहे हैं, तो बच्चे की समझ विकसित नहीं होगी। हो सकता है कि उस विषय से उसे अरुचि भी हो जाए, वह उसे देखना भी पसंद नहीं करे। तो यह ज़रूरी है कि शिक्षण विधियाँ जो है वह बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वह किस प्रकार से सीख रहा है, कौन सी गतिविधि से सीख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे उस शिक्षण विधि से शिक्षा देनी चाहिए। यदि ये शिक्षण विधियाँ उसके क्षमताओं, दक्षताओं, रुचि के अनुसार, उसकी योग्यताओं के अनुसार दी जाती है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित होगा। परीक्षा प्रणाली, अधिकतर विद्यालयों में जो परीक्षाएं हम देखते हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जिसमें बच्चे की जो वास्तविक प्रगति होती है उसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो सकता है। वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, कुछ क्लास टेस्ट होते हैं, उसके आधार पर बच्चों के जो सर्वांगीण मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे रट के या किताबों को याद करके परीक्षाएं देते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो वे प्रतिभावान माने जाते हैं। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये कला नहीं होती लेकिन उनमें कुछ और योग्यताएं होती, उनके सीखने के तरीके कुछ और होते हैं, वे बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो हम उन्हें कमज़ोर की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। तो यह उनके लिए उचित नहीं होता, ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसीलिए परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के सर्वांगीण मूल्यांकन करे, वह न केवल परीक्षाओं के आधार पर बल्कि उनकी गतिविधियां, उनके जो दैनिक क्रियाकलाप है उनका मूल्यांकन भी उसमें सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। कक्षा का वातावरण, यदि कक्षा का जो भौतिक वातावरण की बात करते हैं, कक्षा में वायु, प्रकाश है या जो बैठने का स्थान उचित नहीं है, तो ये सभी प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी कि कक्षा पूरी तरह से उसमें वायु, प्रकाश और बैठने का अच्छा स्थान होना चाहिए। और वहाँ का जो वातावरण है, मानवीय पहलू की तरफ हम देखते हैं तो कक्षा के अंदर भय का वातावरण या डर, आतंक का वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षक जो है बच्चों की सभी बातों को, उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुने और उनका समाधान करे, तो इससे बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है वह संतुलित बना रहता है। शिक्षकों का व्यवहार, यदि शिक्षक जो है वो बच्चों से बिल्कुल भी सहानुभूति से बात नहीं करता है, उन्हें डरा करके रखता है, हमेशा कठोरता से अपना व्यवहार रखता है या पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी रखता है,
बिना मतलब दंड देता है, मारपीट करता है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वे खुल करके अपनी भावनाओं का या अपने जो समस्याएं हैं, अपने विचारों को वो सामने नहीं रख पाते हैं, धीरे धीरे वे कुंठित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वह बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक का व्यवहार उचित रहे, वह प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करे और कठोरता की जगह उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखे और उनकी समस्याओं को समझे, तभी मेंटल हेल्थ जो है वो बच्चे की अच्छी रह सकती है। तो यहाँ हमने देखा कि वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो चाइल्ड के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स वो थे जो बच्चे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि वे कौन से फैक्टर्स हैं, वे कौन से कारक हैं जो टीचर के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आता है आर्थिक कठिनाई। शिक्षकों का जो वेतन होता है वह उसी वेतन के आधार पर उसे अपने जो दैनिक जीवन है उसके सभी कार्य करने होते हैं। तो वहाँ पर उसे बहुत आर्थिक जो कठिनाई होती है उसका सामना भी उसे करना पड़ता है, जिसके वजह से उसके दिमाग में कई इस तरह की बातें चलती रहती है कि उसको एक हर महीने में तनख्वाह कब मिलने वाली है, कब उसको लोन चुकाने हैं, या फिर कौन कौन से कार्य उसको उस खर्चे में, कौन कौन से खर्चे जो उस वेतन में समायोजित करने हैं। तो इस प्रकार की यदि आर्थिक कठिनाई अधिक होती है तो वह टीचर की जो मेंटल हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। फिर आता नेक्स्ट, पद की असुरक्षा। कभी कभी जो शिक्षक होते हैं उनको अपने जो पद होता है, पोस्ट होता है, उसको खोने का डर रहता है, या कहीं उचित जगह पर उसकी पोस्टिंग हुई भी रहती है तो वहाँ से ट्रांसफ़र का डर रहता है, या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध जहाँ उसको पद दिया गया है, उसकी पोस्टिंग की गई है, वहाँ से ट्रांसफ़र करने इत्यादि की जो तनाव है उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो इस वजह से भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब आता है कार्य का अत्यधिक भार। कभी कभी शिक्षकों के पास में जो स्कूल होती है वहाँ पर केवल शिक्षण कार्य ही नहीं बल्कि शिक्षण के अलावा भी कुछ अन्य कार्य भी होते हैं जो उन्हें करने होते हैं, और कभी कभी कार्यों की अतिरिक्तता इतनी अधिक हो जाती है कि जब घर पर या उनको व्यक्तिगत रूप से अवकाश लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वे अवकाश नहीं ले पाते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है, क्योंकि विद्यालय से संबंधित जो कार्य होते हैं वो उनको करना बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से वे मानसिक तनाव में आ जाते हैं और कई प्रकार के जो मानसिक विकार के शिकार भी हो सकते हैं। तो कार्य का जो अत्यधिक भार हो जाता है और स्वयं के लिए जब वक्त नहीं निकाल पाते हैं तो इस प्रकार से यह मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है टीचर के। अब आता है अपरिपक्व बुद्धि के बालकों से संपर्क। शिक्षकों का जो अधिकतर समय होता है बच्चों के साथ ही निकलता है, और उनके कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे अधिकतर उनके संपर्क में होते हैं जिनकी बुद्धि अपरिपक्व होती है। वे हर तरीके की शिक्षण विधियों को अपना लेते हैं, हर तरह की गतिविधियों को कर लेते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा न्यूनतम भी सीख नहीं पाता है, या ऐसी कई परिस्थितियां, समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं जिससे वह जूझता रहता है। तो यह जो चीज़ें होती है ये शिक्षक को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, और यह मानसिक स्वास्थ्य के विकास में भी अवरोधक साबित होती है। शिक्षक सामग्री का अभाव। शिक्षक जब क्लास में जाता है तो उसको पढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री की ज़रूरत भी होती है, लेकिन यदि उसे उतनी सामग्री नहीं मिल पाती है लेकिन कार्य को उत्कृष्ट करने का दबाव उस पर निरंतर बना हुआ रहता है, और तब उसे थोड़ी मानसिक थकान का अनुभव होता है और शिक्षण कार्य में उसे बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी ये उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जातीय विद्यालय।
अधिकांश विद्यालय ऐसे भी होते हैं जहाँ का जो संचालन होता है या जहाँ पर एक किसी जाति विशेष का ही हाथ होता है, चाहे वहाँ पे शिक्षकों को नियुक्त करना हो, चाहे वहाँ गांव की राजनीति हो, चाहे विद्यालय का नेतृत्व हो। तो यहाँ पर भी यदि शिक्षक ऐसे किसी प्रतिकूल वातावरण में उसकी नियुक्ति हो जाती है तो इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार उसके साथ में होता है तो वहाँ पर वह अपने समायोजन की क्षमता धीरे धीरे खोने लगता है और वह मानसिक विकार का शिकार हो सकता है। बाहरी कार्यों पर प्रतिबंध। शिक्षक जब विद्यालय में रहता है तो वह बच्चों का शैक्षणिक कार्य करता है, विद्यालय से संबंधित कार्य करता है, लेकिन इसके अलावा उसे जैसे पुस्तक लिखने का कार्य हो या अपनी रुचि का कोई कार्य करना हो या यदि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहता हो या अपनी शैक्षिक जो योग्यता में वृद्धि करना चाहता हो, तो यदि उसे अनुमति नहीं मिलती है तो इस वजह से भी उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। विद्यालय के निरंकुश शासक। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ का नेतृत्व यानी वहाँ के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या जो प्रबंधक है वो निरंकुश होते हैं। उनकी निरंकुशता का जो आघात है वो एक शिक्षक को सहन करना पड़ता है। वह उनसे डरा हुआ रहता है और अपनी मुसीबतों के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है या अपने जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं, वो ज़रूरतें होती है, उसके बारे में बताने का साहस भी नहीं कर पाता है और खुद की इच्छाओं का, आवश्यकताओं का वह अंदर ही अंदर दमन करता रहता है, अपनी आत्मा को कचोड़ता रहता है। तो यहाँ पर भी समायोजन में उसमें कमी आने लगती है और वह मानसिक विकार का शिकार हो सकता है। समाज में निम्न स्थिति। यदि शिक्षक की समाज में स्थिति निम्न है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, उसे निम्न स्थिति प्रदान की जाती है, उसका सम्मान और उसका जो स्वागत होता है वह जितना वह हकदार होता है उतना उसको नहीं मिलता है या उसको शंका की दृष्टि से देखा जाता है, तो इस स्थिति में यह जो व्यवहार होता है यह उसकी इच्छाओं पर, उसकी आशाओं पर बहुत ही बड़ा कुठाराघात करता है और यह मानसिक स्वास्थ्य के विकास को यह अवरुद्ध करता है। अस्वस्थ निवास स्थान। यदि शिक्षक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, मकान छोटा है, जहाँ धूप, वायु, प्रकाश है या जल की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, कई प्रकार के छोटे छोटे अभावों का वह दिन भर संघर्ष करके उनकी ज़रूरतों को अपनी पूरी करता है, तो यहाँ पर भी यह चीज़ें जो होती है ये उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और अब आता है शिक्षकों का पारस्परिक संघर्ष। शिक्षक का जो वर्ग होता है उनका संघर्ष जो होता है, एकता हम देखते हैं कि कई जगहों पर बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां उनमें जो प्रिंसिपल है या उनका जो स्टाफ है आपसी प्रेम सौहार्द से चलता हो, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जहां प्रिंसिपल है या शिक्षक है या इनके आपस में ही खींचातानी चलती रहती है, एक आपस में ही संघर्ष चलता है, छोटे छोटे झगड़े चलते रहते हैं और नित्य ऐसे झगड़े होने पर, नित्य खींचातानी होने पर यह इनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और धीरे धीरे उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षकों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने मेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशन, उसका अर्थ क्या है और जो मेंटली हेल्दी व्यक्ति होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हो सकती है और बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको अफेक्ट करने वाले कारक और टीचर के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ज़रूर उपयोगितापूर्ण रहा होगा और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।